हेलो एवरीवन, मैं गणेश आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। गाइस, हम कर रहे थे 11th क्लास की हिस्ट्री, जिसका हम 4th चैप्टर कर रहे थे और आज मैं आप सबके लिए इसका 6th पार्ट लेकर आया हूँ। और आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, तो आज हम पढ़ेंगे इस्लामी जो राज्य थे उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे? कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य, इन तीनों के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की। तो कृषि जो है, इस्लामी राज्य में लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। जमीन के मालिक छोटे व बड़े किसान होते थे। साथ ही साथ कहीं कहीं पर राज्य भी जमीन के मालिक हुआ करते थे। ईरान और इराक में जमीन बड़ी इकाइयों में बटी हुई थी। ईरान और इराक का जो एरिया था, वहां पर जो जमीन थी बड़ी बड़ी इकाइयों में बटी हुई थी, जिसमें खेती किसानों द्वारा की जाती थी। हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था यानी कि कृषि वाले पार्ट की। इसके बाद उन इलाकों में जहां पहले पशुचारण होता था, ऐसे इलाके जहां पहले पशुओं को चराया जाता था और अब जहां पर स्थायी कृषि का विकास हो गया था, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। उन इलाकों में जो पशुचारण की स्थिति से आगे बढ़कर स्थिर कृषि व्यवस्था तक पहुंच गए थे, वहां जमीन गांव की साझी संपदा समझी जाती थी। यानी कि वो इलाके जहां पहले पशुचारण होता था परंतु अब जो है स्थायी कृषि होने लग गया था, उन क्षेत्रों को साझी संपदा मानी जाती थी, यानी वो पूरे गांव की भूमि मानी जाती थी। ठीक है। कर जो है, कर यानी टैक्स, राज्य की ओर से एकत्र यानी इकट्ठा किया जाता था। गैर मुसलमान जो होते थे, जो मुस्लिम नहीं होते थे, उनसे उपज का आधा से लेकर 5वें हिस्से तक कर के रूप में वसूला जाता था। राज्य जो है वो क्या करता था, जो गैर मुस्लिम लोग हुआ करते थे उनसे उपज का या तो आधा हिस्सा लेते थे, 1/2, या फिर 1/5वां भाग जो है वो लोगों से लिया करते थे, गैर मुसलमानों से। इसके अलावा मुसलमानों से उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। गैर मुसलमानों से आधा या 1/5 भाग, और वहीं मुसलमानों से 1/10 भाग यानी 10वां भाग लिया जाता था। जो गैर मुसलमानों से कर लिया जाता था राज्य द्वारा, उसे खराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खराज। ठीक है। अगर हम बात करें बहुत से क्षेत्रों में, विशेष रूप से नील नदी घाटी जो था, बहुत से ऐसे क्षेत्र रहे हैं खासतौर से नील नदी के आसपास का एरिया, वहां पर राज्यों द्वारा कुछ विशेष प्रावधान भी किया गया, यानी कि कुछ परियोजनाएं चालू की गई, सिंचाई प्रणालियों का विकास किया गया, जैसे कि बांधों का निर्माण करवाया गया, नहरों का निर्माण करवाया गया, कुएं की खुदाई करवाई गई। ठीक है। यानी राज्यों ने भी कृषि करने के लिए सिंचाई व्यवस्था जो है वो विकसित करने का प्रयास किया। और उसमें क्या क्या काम किया? तो बांधों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण करवाया, कुएं खुदवाए। ठीक है। तो ये सारे काम राज्य द्वारा भी करवाए गए। जमीन पर पहली बार कृषि करने पर कर में रियायत दी गई, यानी कि राज्य द्वारा ये कहा गया कि जो भी व्यक्ति जमीन पर पहली बार कृषि करेगा उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, कम जो कर है वो देना पड़ेगा। ठीक है। अब इन सब का प्रभाव क्या पड़ा? जो कृषि व्यवस्था में राज्य द्वारा जो थोड़े बहुत काम किए गए, जो हस्तक्षेप किया गया, जो सिंचाई प्रणालियां विकसित की गई, उसका प्रभाव क्या पड़ा? तो इससे प्रभाव ये पड़ा कि किसानों की पहल और राज्यों के समर्थन से कृषि भूमि का विस्तार होता गया। ठीक है। चूंकि राज्यों का समर्थन प्राप्त था और किसानों की पहल थी, किसान भी कोशिश कर रहे थे, इसलिए कृषि भूमि का विस्तार होता गया। प्रमुख प्रौद्योगिक परिवर्तनों के अभाव में, हालांकि वहां पर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया, कोई बड़ी मशीनें या बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई, इसके बावजूद भी कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है। बहुत सी नई फसलें जैसे कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक, बैंगन, इन सारी फसलों की उत्पादकता जो है वो बढ़ी और इसका जो निर्यात है वो यूरोपीय देशों में भी किया जा रहा था। ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो कृषि के क्षेत्र में ये सारी चीजें देखने को मिलती है, जहां पर लोगों द्वारा और राज्य द्वारा मिलकर काम किया गया और उसका सकारात्मक प्रभाव भी जो है वो देखने को मिला। हम बात कर रहे हैं इस्लामी राज्यों में अर्थव्यवस्था की, जिसमें हमने कृषि पार्ट को देखा है। आगे हम बात करेंगे शहरीकरण की, कि जो इस्लामी राज्य थी वहां पर शहरी व्यवस्था किस प्रकार की विकसित हुई थी। तो चलिए आते हैं हम शहरीकरण पे। शहरीकरण में जैसे जैसे शहरों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती गई, वैसे वैसे इस्लाम सभ्यता फली फूली।
यानी कि जैसे जैसे शहरों की संख्या में वृद्धि होती गई, इस्लाम का विकास जो है वो होता गया। शहर के केंद्र में 2 भवन समूह होते थे। कितने? 2 भवन समूह होते थे, जहां से सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता था। शहर के केंद्र में 2 भवन समूह होते थे, जहां से सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का संचालन होता था। पहला जो भवन समूह था वो था मस्जिद, और दूसरा जो था वो था केंद्रीय मंडी। ठीक है, मस्जिद की अगर हम बात करें तो मस्जिद एक ऐसी जगह थी जहां पर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जाती थी, यानी लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते थे। और यह इतनी बड़ी होती थी कि दूर से ही ये जो जगह थी, मस्जिद जो थी, वो दूर से ही दिखाई देता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि शहरीकरण में 2 भवन समूह होते थे। पहला जो था वो था मस्जिद, दूसरा जो है वो है केंद्रीय मंडी। हम यहाँ बात करते हैं केंद्रीय मंडी जो है, इसमें दुकानों की कतारें हुआ करती थी, दुकानों की लाइनें लगी रहती थी। व्यापारियों के आवास और सर्राफ के कार्यालय होते थे। क्या होता था? व्यापारियों के रहने के स्थान होते थे, और जो बड़े बड़े जो अधिकारी होते थे उनका कार्यालय भी शहरों में होता था। शहर जो है वो प्रशासकों के लिए, व्यापारियों और विद्वानों के लिए घर होते थे। शहर प्रशासकों, व्यापारियों, विद्वानों के लिए घर होते थे। वहां पर शहरों में इनके घर हुआ करता था, जो केंद्र के निकट रहते थे। और ये जो लोग हैं वो कहाँ रहते थे? शहर के केंद्र में रहा करते थे। अगर हम बात करें सामान्य नागरिक की, सामान्य नागरिकों और सैनिकों के क्वार्टर बाहरी घेरे में होते थे। जो सामान्य नागरिक होता था या फिर जो सैनिक होते थे, उनका क्वार्टर कहाँ होता था? तो बाहरी घेरे में। और ये जो शहर के प्रशासक होते थे, यानी जो शासन करने वाले होते थे, व्यापारी होते थे, विद्वान होते थे, उनका कहाँ होता था? शहर के अंदर केंद्र में होता था। ठीक है, और समान नागरिकों के कहाँ होते थे? बाहरी घेरे में। और प्रत्येक में अपनी मस्जिद होती थी, गिरजाघर होता था, अथवा सिनेगोग होता था। सिनेगोग का मतलब होता है यहूदियों के लिए प्रार्थना जो घर था, उसे सिनेगोग बोला जाता था। ठीक है, तो प्रत्येक घेरे में, जो बाहरी घेरा था लोगों के लिए, उसमें भी अपनी मस्जिदें होती थी, गिरजाघर होता था प्रत्येक शहर में, सिनेगोग होता था, छोटी मंडी, सार्वजनिक स्नानागार, और एक महत्वपूर्ण सभा स्थल होता था जहां पर लोग सभा सम्मेलन किया करते थे। तो ये जो है, हम केंद्रीय जो मंडी है उसकी विशेषताओं के बारे में देख रहे हैं। शहर के बाहरी इलाकों में शहरी गरीब का मकान होता था। जो शहर का बाहरी इलाका होता था, बाहरी एरिया, सपोज अगर ये शहर का केंद्र है तो यहाँ पर कौन लोग होते थे? केंद्र में प्रशासक जो शासन करते थे, व्यापारी और विद्वान होते थे। इसके आसपास का जो एरिया होता था, इन क्षेत्रों में कौन होता था? तो इसमें जो है नागरिक, सामान्य नागरिक और सैनिकों के क्वार्टर होते थे। और इसके बाहर ये जो एरिया होता था, इस एरिया में यानी शहर के बाहरी इलाके में गरीब जो होते थे शहर के, वो गरीब लोग होते थे। साथ ही साथ देहात से लाई जाने वाली फलों और सब्जियों की मंडियां होती थी। अस्वच्छ दुकानें होती थी, जिसमें चमड़ा साफ करने की दुकानें, कसाई की दुकानें आदि उसमें शामिल होती थी। ठीक है, इसके अलावा शहर की दीवारों के बाहर कब्रिस्तान या सराय होते थे। इसके अलावा ये जो लास्ट बोला है, इसके बाहर कब्रिस्तान या फिर सराय होता था। सराय क्या होता है? सराय होता था एक ऐसी जगह जहां पर लोग आराम करते थे। जब शहर का मेन द्वार बंद कर दिया जाता था तो बाहर जो लोग रह जाते थे वो लोग सराय में ही आराम करते थे और रात बिताते थे। ठीक है, तो ये तो था इनका एक तरीके से शहरी केंद्र, शहरीकरण कैसा था इस्लामी राज्यों का। तो शहरों में हमने देखा केंद्रीय मंडी में दुकान कतारों में होती थी। ये जो है व्यापारियों के आवास होते थे केंद्र में। उसके बाहर जो है वो क्या होता था? सामान्य नागरिक और सैनिकों के रहने के स्थान होता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। अगर वीडियो जो है ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा, आपको अगर समझ में नहीं आया तो उसको रिवाइंड करके पीछे करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यापार एवं वाणिज्य की। व्यापार में जो है यहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि मध्यकालीन मुस्लिम साम्राज्य में व्यापार मुख्य दो मार्गों, लाल सागर और फारस की खाड़ी से होता था। अगर हम देखें मुस्लिम राज्यों में तो व्यापार जो है वो 2 मार्गों से होता था, एक तो लाल सागर और दूसरा फारस की खाड़ी।
क्या क्या व्यापार होता था? मसाले, कपड़े, चीनी मिट्टी की वस्तुएं तथा बारूद भारत जो है वो भारत और चीन से लाल सागर व फारस की खाड़ी तक जहाजों द्वारा लाया जाता था। ये सारी चीजें, मसाले, कपड़े, चीनी मिट्टी की वस्तुएं, ये सारी चीजें जो है जहाज द्वारा जो है लाल सागर और फारस की खाड़ी के आसपास में लाया जाता था। यहाँ से माल को जमीन पर ऊंटों द्वारा बगदाद और दमिश्क ले जाया जाता था। पहले लाल सागर और फारस की खाड़ी तक कहां से लाया जाता था? जहाजों द्वारा। वहां से फिर घोड़ों के माध्यम से, जमीन के रास्ते बगदाद और दमिश्क और एलेप्पो के भंडार गृहों तक सामानों को ले जाया जाता था, जहां पर सामानों की स्थानीय खपत होती थी या फिर आगे भेजा जाता था। ठीक है। इसके अलावा भूमध्य सागर के सिरे पर सिकंदरिया के पतन से यूरोप को लाया जाने वाला निर्यात यहूदी व्यापारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। यानी कि भूमध्य सागर के सिरे पर जो सिकंदरिया जो क्षेत्र था, जो पतन था, जो बंदरगाह था, वहां पर जो भी व्यापार होता था, जो भी चीजें थी, वो किसके द्वारा नियंत्रित होता था? तो यहूदी व्यापारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। चौथी शताब्दी में जो है काहिरा एक व्यापारिक केंद्र उभर कर सामने आया, व्यापार और शक्ति का केंद्र के रूप में उभरा, जिसकी वजह से साथ ही साथ इटली में पूर्वी मालों की मांग बढ़ गई। क्या होता है? चौथी शताब्दी में काहिरा जो है एक व्यापार और शक्ति का केंद्र बनकर उभरा। साथ ही साथ इटली में पूर्वी माल जो, यानी भारत और चीन से जो माल आते थे, उसकी मांग बढ़ जाती है, जिस कारण लाल सागर जो है और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ईरानी व्यापारी चीनी वस्तुएं लाने बगदाद से होते हुए बुखारा तथा समरकंद होते हुए रेशम मार्ग से चीन जाते थे। यानी कि जो ईरान के जो व्यापारी थे वो चीन से वस्तुएं कैसे लाते थे? तो पहले वो जाते थे बगदाद से बुखारा से समरकंद और फिर रेशम मार्ग से होते हुए चीन जाया करते थे। ठीक है। और वहां से फिर चीनी वस्तुओं को लेकर आते थे। अगर हम बात करें कि ये सारी गतिविधियां हो रही थी तो इसका प्रभाव जो है वो क्या प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इतनी सारी आर्थिक और वाणिज्यिक व्यापारिक गतिविधियां हो रही थी, इसका कई प्रभाव पड़ता है। पहला, राजकोषीय प्रणाली और बाजार के लेन देन से मुद्रा का प्रसार हुआ, क्योंकि यहाँ पर वस्तुओं के आदान प्रदान हो रहा था और सामान जो है एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था, इसी वजह से मुद्रा का प्रसार देखने को मिलता है। ठीक है। सोने, चांदी और तांबे के सिक्के अधिक संख्या में ढाले जाने लगे, बनाया जाने लगा। सोना जो है वो अफ्रीका से और चांदी जो है वो मध्य एशिया से मंगाया जाता था। बहुमूल्य धातुएं और सिक्के पूर्वी व्यापार की वस्तुओं के बदले यूरोप से आते थे। बहुमूल्य धातुएं जो होती थी या सिक्के जो होते थे वो पूर्वी व्यापार की वस्तुएं जो होती थी, जैसे कि मसाले हो गया या फिर यहाँ से कपड़े हो गए, चीनी मिट्टी के बर्तन हो गए, तो इन वस्तुओं के बदले में बहुमूल्य धातुएं आती थी। कहां से? यूरोप से आया करती थी। धन की बढ़ती मांग के कारण संचित भंडारों और बेकार संपत्तियों का उपयोग होने लगा। चूंकि धन की मांग जो है वो लगातार बढ़ने लग जाती है और व्यापार जो है ज्यादा विकसित हो जाता है, इसी वजह से जो भी चीजें जो है, जो भी भंडार जो है वो रखा हुआ था, संचित था, या फिर जो भी चीजें बेकार संपत्ति पड़ी हुई थी उसका उपयोग बढ़ जाता है। उधार का कारोबार भी मुद्रा के साथ जुड़ जाता है और साथ ही साथ कई व्यापारी जो है उधार जैसी प्रथाओं का भी प्रचलन करते हैं और उधार के माध्यम से भी व्यापार शुरू करते हैं। हालांकि इस्लामिक राज्यों में उधारी प्रथा जो है वो बैन था, गैर कानूनी था, लेकिन फिर भी व्यापारी अपने कार्यों को करने के लिए जो है क्या करते थे? उधार वगैरह लेते थे और इससे अपना व्यापार वगैरह जो है वो किया करते थे। ठीक है। तो आई होप ये जो है पूरा अर्थव्यवस्था जो है इस्लामी राज्यों की वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।